एपर्चर की बात अपन बोल रहे, गेट जो हमारा होता है ना, चैनल गेट को देखो, चैनल गेट जो घर के दरवाजे पर नहीं लगे रहते लोहे के, आप बताओ थोड़ा सा कम खोलेंगे तो उसमें से कम स्पेस करा, एक व्यक्ति के बराबर करा तो एक एक करके जाएंगे, जगह ही नहीं है। आपने थोड़ा विड्थ बढ़ा दी, एक बार में हो सकता है दो चले जाएं, तीन भी जा सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा कि वो कितना विड्थ है। आप मुझे ये बताओ, अगर एपर्चर बढ़ता जाएगा तो उसमें से जो एंटरिंग जो रेट है, एंटर होने की जो रेट है, वो क्या होगी, फास्ट होगी कि नहीं, ज़्यादा होगी। इस गेट को एपर्चर कहते हैं क्योंकि इसमें से लाइट रेज इन हो जाती हैं। ये दरवाजा है वो एक तरीके का मिरर का, मतलब जितने पार्ट पर लाइट रेज पड़ती हैं वो मैक्सिमम पार्ट जिस पर लाइट रेज इंसिडेंट हो सकती हैं क्या कहलाएगा, एपर्चर। और लिनियर इसलिए कहते हैं कि एक लाइन में मेजरमेंट होता है, इसका डायमीटर है सीधा सीधा, इसलिए इसे हम क्या नाम से जानते हैं, लिनियर एपर्चर। लिनियर इसलिए बोल देते हैं इसको जब, तो डायमीटर है। अच्छा एक चीज इसमें और बताओ, तब लिखाएंगे इसको। जैसे ये हमने एक मिरर बताया आपके सामने, कुछ पॉइंट्स के नाम लूंगा मैं, बेटा ध्यान से सुनना है। ए नाम दे दिया, इसका नाम बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। और मैंने क्या किया, ये रेज है ना वो ऐसे मैंने दिखाई है आपको, एक डायग्राम प्रिंट करके दिया मान लो पेपर में, और मैंने बोला इन द गिवन डायग्राम एपर्चर ऑफ द मिरर इज, ऑप्शंस आर एपी, सीपी, सीडी और एबी। इस फिगर में जो फिगर है इसमें एपर्चर कौन होगा इन ऑप्शंस में से? ऑप्शंस हैं ए से लेके पी तक, ए सी से लेके पी तक, सी से डी, या ए से लेके बी तक। क्या आंसर है? ए बी, जो रॉन्ग आंसर है। तुम तो यार पाला बदल लेते हो, तुम अब करने लगे, सीपी होगा, सी डी। अब देखिए कंफ्यूजन, बिना सोचे समझे हमने क्या बोला, एपर्चर उसे कहेंगे जितने पर लाइट रेज पड़ रही है। जैसे गेट आपके पास बहुत बड़ा है, ओपन तो उतना ही है ना, निकलोगे तो उतने में से जितना पार्ट है। आपको फिगरों में ये देख के चलना है कि कितना पार्ट पर लाइट रेज हमारी इंसिडेंट होती है। गिवन फिगर में सी से लेकर डी तक है, मतलब बीच के दिखाई नहीं है, एक पॉइंट सी दिखाया और एक डी, मतलब यहां से लेकर यहां तक लाइट आ सकती है इसमें। इस मिरर का एपर्चर है, ये यूजलेस है ऊपर का। जैसे किसी के यहाँ मेन गेट जनरली जो कार वगैरह के रखते हैं घर के अंदर, तो दो पार्ट्स में होता है मेन गेट। अब मान लो किसी को बाइक निकाल ली, हमें निकलना है, तो हमने तो नहीं देखा दोनों गेट किसी के ना खुलते हो, मना ही नहीं है, लेकिन अननेसेसरी फिर एक बंद करो, एक जनरली हाफ पार्ट उसका बंद ही रहता, मतलब बंद पड़ा रहता। एक गेट खोला अपन ने, अंदर चले गए बाइक सहित लेके, इतना चौड़ा होता है। लेकिन अगर वही कार के लिए जरूरत पड़े तो फिर तो आपको डबल ओपन करना। तो उस केस में जो 50% हमारा गेट यूज नहीं हो रहा, निकाली उसमें से रही है, या घर में मान लो कार है नहीं, तो वो कई महीनों तो क्या सालों नहीं खुलेगा, वो क्या कहेगा, ये पार्ट हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमारा जो गाड़ी व्हीकल जो है वो तो सिंगल गेट से निकल जाते हैं। तो यहां भी मिरर की कैपेसिटी है, मैंने कम मना करा कि ए से बी तक नहीं है, लेकिन रे डायग्राम जो रेड से आप देख रहे, मार्किंग सी से डी तक है। मतलब अगर मैं इसे मिटा दूं, सपोज सुनना, यहां से यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ना, ये देखो लाइट रेज तो यहीं से यहां तक है। तो एपर्चर हम कैसे क्वेश्चंस में काउंट करेंगे कि हमारी लाइट रेज कहां से आ रहे हैं, लाइट रेज कहां से कहां तक आएंगी, जितने पार्ट पे पड़ रही हैं बस उसे हम काउंटिंग में लेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है ए से बी तक, वहां तक, यहां से लेके यहां तक, पर हम कहां तक लेंगे, जहां तक रेज है। पूछा जाए कि एपर्चर होगा कितना, हम कहेंगे हो तो इतना सकता है, पर अब रेज हम मान लो हमने रेज ही यहां तक डाली, इसकी लाइट रेज है ना, जैसे ये है, पॉलिश हो जाएगी सब इस पे। अब यहां ले ली, यहां ले ली, तो मैं कहूंगा पूरा फुल एपर्चर आपने यूज करा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है। कम का मतलब है आपने मान लो रेज यहां पे सिर्फ ली इतनी, तो हम कहेंगे सिर्फ ये पोर्शन एपर्चर की तरह बिहेव करेगा, ये यूजलेस है। गेट तो बहुत चौड़ा है लेकिन यूज हम उतने हाफ पार्ट को कर रहे हैं, वो चीज होती है। तो लाइट रेज का ध्यान रखना होगा कि लाइट कहां है। अब जी क्वेश्चंस अभी डायग्राम प्रैक्टिस हो, इसकी बारीक बारीक बातें आ रही हैं जब यूज्ड होते हैं ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चंस में देखो, ये आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनमें वो क्या बोलेंगे, देखिए कि जैसे ये एक साइज के दो मिरर रखवा दिए,
एक्सिस ले ली, एक और मिरर लिया सेम साइज का ही है जो मान लो, अब इसमें उन्होंने रेज डाली यहाँ और इसमें रेज डाली यहाँ, वो कहेंगे गिवन फिगर में एपर्चर किसका स्मॉल है, फिगर नंबर ए या फिगर नंबर बी, जबकि देखने में आपको बिल्कुल प्रिंट में बराबर दिखेंगे। मैंने क्या बोला, फिजिकल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, लाइट रेज को ट्रेस करो। इसमें लाइट रेज ऊपर से यहां से ली गई हैं, मतलब एक से एक नहीं है वो रेज, मतलब इतने पोर्शन, जैसे यहां तक कवरेज है तो इतना पोर्शन इसका कवर होगा, और यहां पे सिर्फ नैरो पार्ट ये है, इतना ही नीचे होगा, वो तो रेज तो पूरे में आती है, इतना ही नीचे कवर्ड है, तो बेटा यहां पे सिर्फ इतना पोर्शन कवर है, खुद देख पा रहे हो, और इसका तो आप इतना है। तो एपर्चर ये नैरो एपर्चर है, नैरो, और ये बिग एपर्चर है, बस इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ये मानते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर उतना ही है, ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन कम तो कर सकते ना रेज को। तो जब भी कभी मिरर का एपर्चर छोटा करना हो, उसमें रेज नैरो रीजन पर डालिए, नैरो रीजन पर डालोगे वही एपर्चर को क्या यूज कहेंगे अपन कि कम है। जैसे कोई कपड़े फैले पड़े हैं, हम लोगों ने अरेंज करके अलमारी वगैरह में रखवा दिए, तो अपन क्या कहेंगे, कम जगह में कम स्पेस में अरेंज हो गया, रूम तो उतना ही बड़ा है बट हमारे यूज्ड में उतना ही लिया, बाकी का स्पेस छोड़ रखा है। समझ आ गया। डायमीटर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। समझ आया कि कोई कंफ्यूजन हुआ? फिजिकल में आपको देखो रेज के हिसाब से सही ट्रेसिंग करना सिखाया, जितने पार्ट पर रेज आती हैं उतने पोर्शन की लेंथ को आप वो मानिए आप एपर्चर, ठीक है। और ये जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पूरी मिरर की बात करो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है पूरा का पूरा, वो एपर्चर बन सकता है अगर हम रेज डालें तो पूरी कैपेसिटी पे। रेज कम कर दोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, परमानेंट नहीं है वो तो, रेज जब तक है जब तक काउंटेबल है, आप बढ़ा दोगे रेज तो एपर्चर बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें है? नहीं है। अब हमको कंफ्यूजन, अब सुन लो, आपको तो आता नहीं है क्योंकि आप बहुत नई जनरेशन वाले व्यक्ति हैं, हम हो गए ओल्ड वाले। अब जरा सुन लो, मैथ्स वाले बेटा, जरा मैथ्स वाले क्या बायो भी समझ सकते हैं पर मैथ्स वाले तो आंसर दे देंगे। सेंटर है ना, हाँ सुनना भैया ध्यान से, बायोलॉजी वाले कान बंद ना करना, पर फिर भी मैथ्स वालों से तो उम्मीद है कि गलत आंसर नहीं देंगे। इसे रेडियस कहते हैं, अच्छा ये भी रेडियस है, तो क्या ये डायमीटर है या नहीं? अच्छा यहां से मैं अगर लाइन पास करूं बेटा, इसको तो कॉर्ड कहते हैं, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो डॉटेड लाइन है जिसकी हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं अभी आपको, डायमीटर, तो डायमीटर तो तब कहते हैं ना कि जब ये डॉटेड लाइन सेंटर से पास होती। मैथ तो ऐसे ही बोलता है कि सेंटर से जाएगा तो डायमीटर है, और सेंटर को छोड़ के जो लाइन जाएगी वो कॉर्ड है। नहीं पढ़ी कहीं कॉर्ड और डायमीटर? पढ़ी है, हाँ। तो तभी तो हमने आपसे पहले पूछा, पहले बारी आपकी थी, हमने कहा कन्फ्यूजन, आपने कहा नहीं, तो हमने हमें कन्फ्यूजन है। तो भाई देखो रिटर्न तो वाला काम है, वो तो कोई भी कर ले कि साहब डायमीटर डायमीटर कहो, लेकिन किसी ने समझ के कही तो फिर वो कहेगा नहीं फिजिक्स में तो ये डायमीटर है, मैथ्स में ये डायमीटर है। ऐसा नहीं होता। 2 + 2 4 ही होंगे, तुम कहीं पढ़ लो उसको, प्लस इंटू माइनस माइनस है, चाहे वो केमिस्ट्री वाला बोल ले चाहे हम बोल ले, चाहे वो रूल थोड़ी बदल जाएंगे। मतलब पूरे धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, कॉर्ड और डायमीटर का टेंशन फैला दिया। तो मैथ्स वाले कहेंगे ये डायमीटर है ही नहीं तो कॉर्ड है, और अपन क्या कह रहे हैं कि ये डायमीटर है। तो या तो लैंग्वेज गलत है, और सब कौन मिलेगी लिखी। और सुन लो, गलती 1 से होगी 2 से होगी, क्या सारे राइटर पागल थोड़े ही हैं? और जब कहीं समझ में नहीं आता 2-4 बुक्स पढ़ ली, सब देख ली, क्या कहेंगे, भाड़ में जान दो यार, ये कह दो फिजिक्स में डायमीटर लिख दो, मैथ्स वाला पूछेगा तो वो कर देंगे कॉर्ड कह देंगे, इनको काय को दिमाग लगाओ जो ज्यादा। मैथ्स किस किस पे, जरा कसम फिजिक्स की है बेटा, गलत बोला तो हाथ उठाना जरा, मैथ्स किस किस पे है? अच्छा बायोलॉजी वाले बेचारे बहुत दुखी कम है, पूरी पब्लिक थोक में मैथ्स की है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी जी सर। अब पहले मैथ्स वाले बताएं ये क्या झंझट क्या हो रहा है, ये मेरे को तो कॉर्ड समझ में आ रही, मेरे को तो लिखाना चाहिए कि कॉर्ड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर, और कॉर्ड और डायमीटर एक तो नहीं होते, नहीं तो पूरा मैथमेटिक्स निपट जाएगा बुरी तरह से आगे। और ये तर्क भी बेकार है कि फिजिक्स में ऐसा होता मैथ्स में ऐसा होता, कुछ नहीं होता, दोनों बराबर चलते हैं। कुछ कुछ बेटा समझ आ रहा है? देखो कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो आंसर में दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं आर्ट्स के नहीं है, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस है। हाँ बायोलॉजी वाले बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, दुखी ना हो वो। जी वकील साहब बोले, कितनी बड़ी जनता की अदालत है, इतने बड़े एडवोकेट्स बैठे हुए हो हैं, कितने खतरनाक वकील हो आप लोग। कॉर्ड है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो मानती नहीं लैंग्वेज वाले, वो कहते हैं कि डायमीटर हो नहीं सकता। देखो
सही सही बात कही है उसने, डायमीटर हो नहीं सकता। और अगर ये डायमीटर है तो मैथ्स में गलत है फिर। और मैथ्स में दुनिया शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं रेडियस का डबल। अरे रेडियस का डबल, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो रेडियस तो यही है ना भैया, कहां गया सेंटर, ये रेडियस कैसे हो जाएगी? सर्कल में या स्फीयर में यहां से यहां तक तो रेडियस है, तो क्या मैं इसको थोड़ी रेडियस बोलूंगा कि साहब ये भी रेडियस है? कॉर्ड होगा। गलत आंसर। आओ ठाकुर आओ। हाँ सही जवाब देगा जी, सही सही समय पे आया, बिल्कुल सही। नहीं कुछ नहीं हुआ, कहाँ है अपन, कहाँ कुछ करते हैं। हाँ जहाँ बैठो, अरे यहाँ बैठो, वहाँ तो दिक्कत है। शुक्ला जी को दिक्कत है। तो शुक्ला जी अब बताएंगे हमको, बहुत छोटी चीज़ है, अरे बहुत मैथमेटिक्स की चीज़ है यार, कैसी बात कर दी इसने। हाँ ये बता दे भैया, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये डायमीटर। क्या इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। अब सुन ले, ये जो अपन देख पा रहे हैं फिगर, जो कल भी बनवाया था मैंने, इसको क्या लिखा था, लिनियर एपर्चर। ठीक है, एक बात और हुई है कि सेंटर से जो लाइन पास आउट होती है उसे डायमीटर कहते हैं, और सेंटर से हटके जो पास होता है इसका नाम क्या होता है भाई साहब? कॉर्ड होता है ना। इसी पे अभी बात चल रही थी, सब वकील फेल हो गए यहाँ, और तुम्हारे सीनियर एडवोकेट आए हैं आज हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं, या केस लड़ेंगे जी, और इस बात का वेरीफाई करेंगे कि ये जो लिनियर, इसकी एक लैंग्वेज दी है सभी टेक्स्ट बुक्स में कि द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड दिस। डायमीटर वर्ड सुनना जरा, बट हम जानते हैं कि डायमीटर तो तभी कहते हैं जब सेंटर से पास होता। अब या तो डायग्राम गलत है, डायग्राम में या तो ये करेक्शन होने चाहिए, अरे यार सुनते नहीं है, एक तो न सुनने की बहुत बड़ी बीमारी, ये सेंटर है, तब यहां से पास होती तो ही तो हम कहते। लेकिन फिगर फिगर भी सही है, सब कुछ सही है। तो ये बताओ मैथ और फिजिक्स में कंट्रोवर्सी कैसे आ गई? ये कोई केमिस्ट्री थोड़ा ही उसे एक्सेप्शन लग गया कि एक्सेप्शन है। नहीं मिरर, और उससे थोड़ी, मिरर किसका पार्ट होता है? स्फीयर का। तो जो रूल स्फीयर पे लगेंगे वो मिरर पे क्यों नहीं लगेंगे? स्फेरिकल मिरर है, हैं? कॉर्ड उसकी लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है ना। हाँ ये वाला ये, तो ये इसी को तो वो डायमीटर कह रहे हैं, और क्या टेंशन फैला रहे हैं, इसी को तो कह रहे हैं वो। तो जी डायमीटर है, लार्ज होती है ना। और डायमीटर वर्ड कब यूज करते हैं, रुक जाओ जरा, डायमीटर कब यूज करते हैं? हाँ जी, क्या सेंटर है माना? अरे ऐसे कैसे मान लोगे, मतलब तुम, अपन तो अंधेरगर्दी के मचा रहे। इतना बड़ा स्फीयर है और क्या कह रहे हो जी सेंटर है? कोई भी मतलब डुप्लीकेट भी आंख लगी होंगी ना तो बता देगा इमेजिन करके, भाई साहब जी कब से सेंटर होने लगा इसका। कहाँ गए वकील साहब, जगह बदल दी? जी सर, आपका इंतजार था, बताएं। वकील वकील साहब भी पीछे हट रहे हैं। चलो चलो देखो, नहीं बता पा रहे, हम बता रहे हैं आंसर। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा दिमाग चलाया करो इस चीज में। ये भी किसी बच्चे के द्वारा 3-4 साल पहले पूछा, हमको भी कई सालों तक दिमाग में ही नहीं आया क्वेश्चन, सच बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम अपनी वो बोलें कि जी किसी का पूछा हुआ चीज होती है तो वो दिमाग में स्ट्राइक करती है। उसको पढ़ते पढ़ते मतलब लिखाते समय टच कर गई, कहने लगे सर कि वो ऐसे ऐसे जी कहते हैं, जो मैंने रामायण बताई तो जी के, वो बात सही है अपनी जगह, कि अगर प्रैक्टिकली कोई इस चीज को सोचेगा तो बात तो फैक्ट है कि मतलब आप डायमीटर लिखा रहे हो तो जी डायमीटर कब से हो गया? डायमीटर तो रेड सेंटर से पास आउट होता है। आप ये बताओ, ध्यान से सुनना एक बारीक चीज जो आप सुन नहीं पा रहे, सेंटर से, बिल्कुल सही बात है, सेंटर से पास होता है उसे हम डायमीटर वर्ड यूज करते हैं। सेंटर किसका है? मिरर का है कि स्फीयर का है? स्फीयर का। क्या ये सेंटर वर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे? नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हो, सेंटर ऑफ। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो मैं यहां से जाने वाली लाइन को क्या कहता? स्फीयर का डायमीटर। मैंने बोला मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, सरफेस का बोला है, नॉट स्फीयर का। सरफेस की मोटाई, जैसे आपके पास डी होता ना एंगल मेजर करने का डी, तो डी की वो लार्जेस्ट, जैसे आपने ये बना दिया ये डी, तो ये सरफेस का क्या है? इस सरफेस का खुद की जो मोटाई है, मैं सरफेस वर्ड यूज कर रहा हूं ना कि मैंने कहा कि स्फीयर का डायमीटर है। बिल्कुल फैक्ट है, स्फीयर के लिए तो यही डायमीटर है, बट स्फीयर तो रहा ही नहीं,
ये तो एक इतना पार्ट है, तो इस वो क्लियर बोल रहा है कि इस सरफेस, ये जो बची हुई सरफेस है ना, इसकी जो मोटाई है, जिसे आप डायमीटर कह रहे हैं इसकी खुद की, इसका डायमीटर यही होगा। फुल स्फीयर है, अरे ध्यान से सुनो, फुल स्फीयर है तो उसके लिए डायमीटर ही है होता तो, बट ये तो कट होके जरा से ये बच गया। मिरर की मैंने तभी तो मैं वर्ड बोल रहा हूं, आप क्या वो डायमीटर से कंफ्यूज हो रहे हो, आगे का वर्ड सेंटेंस नहीं सुन रहे, सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे कि अपन क्या, हम क्या डायमीटर हाईलाइट कर रहे हैं, आप डायमीटर सुन रहे करें, हाँ बात तो सही करें, कॉर्ड डायमीटर, अरे बिल्कुल सही है भाई। स्फीयर के लिए ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है, किसने मना करा, बट स्फीयर है कहाँ, वो तो जिस एक्शन है, बचा ही नहीं स्फीयर, अब कैसे कहते हैं कहना इसको। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो डायमीटर है उसको कहेंगे। अगर मैं यहां बोलता कि जो स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर है, अगर ये बोल देता मैं कि इस स्फीयर का डायमीटर को कहते तो गलत होती लैंग्वेज, क्योंकि ये स्फीयर का डायमीटर नहीं है, सिर्फ इसका इतने इतने सेक्शन का है, इतनी मोटाई। जैसे एक बॉल है हमारे पास रबर का, इस बॉल को बीच में से कट करें, देखना ध्यान से, इसको अगर हम कट कर देते हैं तो मान लो ये सेक्शन बच गया। अब कोई बोले साहब इसका डायमीटर आप कैसे निकालोगे, तो सर्कल कंप्लीट नहीं करना हमें, क्यों नहीं करना, क्योंकि स्फीयर तो है ही नहीं, तो इसकी जो मोटाई बनेगी ना, ये यहाँ पे जो इसकी थिकनेस आएगी, इसकी जो ये वाली ये ऐसे लाइन खींच के ये जो मोटाई आएगी, ये क्या कहलाएगी, इसका सरफेस का डायमीटर है। इसलिए वो लैंग्वेज सही है, उसमें वर्ड क्या लिखना होगा हमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर यहां हमने स्फीयर वर्ड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, स्फीयर का तो नहीं है डायमीटर, स्फीयर के लिए कॉर्ड है, उस एक कंप्लीट स्फीयर के लिए तो ये कॉर्ड है, बट स्फीयर तो अब है ही नहीं, वो तो डॉटेड तो ये बताता है कि पहले किसी टाइम पहले पूरा था, अब हमने इसमें से सिर्फ एक सेक्शन अलग कर दिया। जैसे कोई एप्पल है, आपने 2 पीस कर दिए, तो अब जिसको दिया उसके पास तो वो टुकड़ा ही है ना, वो तो उसी को मेजर करेगा ना। अब वो कहता फुल एप्पल होता तो जो इसका हाफ पार्ट है, कहना अब हाफ नहीं, तुम्हें जो दिया वो तुम्हारे लिए फुल है, एप्पल का हाफ है, आधा आपको दिया आधा आपको दिया, तो आपको जो दिया गया पार्ट है आप उसी पे तो स्टडी करोगे, वो कहोगे हमारे लिए तो यही कंप्लीट है। फुल एप्पल की पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाफ है, लेकिन जो आपके पास इंडिविजुअल है वो आपके लिए भी वो एक कंप्लीट की तरह बिहेव करेगा, जो भी पार्ट है आपके लिए सेमी वाला है, इनको 50, तो जो 50-50 है वही टोटल है, उसमें मतलब वो नहीं कर सकते अपन जाके। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वो कॉर्ड वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे, कॉर्ड नहीं आएगा, कॉर्ड होता अगर ये कंप्लीट होता पूरा तो, बट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम सरफेस को क्या बोलेंगे, डायमीटर ही बोलेंगे सरफेस का। लिखें, पहले लिखो फिर बात कर रहे हैं, लिनियर एपर्चर में लिखिए, द लिखो इसमें द डायमीटर ऑफ, लिखो बेटा, द डायमीटर ऑफ reflecting surface of the diameter of reflecting surface of spherical mirror, the diameter of reflecting surface of spherical mirror is called aperture, is called aperture or linear aperture, is called aperture or linear aperture। फुल स्टॉप। बीच में और करके एक लैंग्वेज और लिख लो उसकी, लिखो इसमें द पार्ट ऑफ द, लिखो इसमें द, बीच में और करके नीचे की लाइन से लिखो, द पार्ट PART, the part of the spherical mirror, the part of the spherical mirror exposed, EXPOSED, exposed to the incident light, exposed to the incident light is called the, incident light is called the linear aperture, is called the linear aperture or aperture of the mirror, linear aperture or aperture of the mirror is called linear aperture or aperture of the mirror। फुल स्टॉप। बेटा मीनिंग देखो यार क्या बात बोली इन्होंने,
स्फेरिकल मिरर का जितना पार्ट पर लाइट एक्सपोज्ड होती है, माने जितने पार्ट पर लाइट डाली जाती है, इंसिडेंट की जाती है, दिस इज एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब है कितने, जैसे टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी दीवार की जितनी जगह पे पड़ेगी वो पार्ट एक्सपोज्ड कहलाएगा। व्हीकल की लाइट रोड पर जितने सेक्शन पर उसका उजाला है, दिस इज एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब है लाइट को इंसिडेंट करवाना। तो यहां इस मिरर में ध्यान दो, ये इस मिरर में ये वाला जो पार्ट है इतना, ये क्या कहलाएगा? लिनियर एपर्चर। पूरे को नहीं कहेंगे अब। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इतने पे ही एक्सपोज की गई है, इतने पर डाली गई है मैक्सिमम कैपेसिटी है यहां से यहां तक है। बट इन दिस केस एपर्चर की तरह बिहेवियर इस मिरर में, एपर्चर का काम इतना ही सेक्शन करेगा ये, जितने पर किसकी लाइट इंसिडेंट हो रही है। प्रैक्टिकल तरीका ये है उसका, है यहां से यहां तक, बट जितने पर लाइट हमारी इंसिडेंट होती है, बट ध्यान से बैठो, उसी को हम क्या बोलेंगे? लिनियर एपर्चर। ठीक है। किसी मिरर में अब मतलब इसमें जो क्वेश्चंस चालू होंगे ना, एक्सप्रेशंस वगैरह, तो वो हम ऐसा मिरर बनाएंगे और हम बोलेंगे एपर्चर इज स्मॉल, तो डायग्राम दोबारा नहीं बनेगा। एपर्चर स्मॉल का मतलब है कि जो लाइट रेज आप यहां ले रहे थे, एक्सट्रीम्स पर, किनारों पर ले रहे थे, उसे यहां लेके पास में ले लो, हो गया छोटा, क्योंकि अब सिर्फ इतना पोर्शन काम करेगा। और छोटा करना है रे को, यहां डालो, ये लो और छोटा होगा। तो ये मतलब लाइट रेज के बेसिस पर वो क्लासिफाइड होता है। जहां तक लाइट रेज, जितने पोर्शन पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं, जितने पर लाइट पड़ रही है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड। इसलिए कैमरे की जो आप बात कर रहे थे, उसमें एक्सपोजर मीटर लगा होता है, शटर जैसे कहते हैं एक्सपोजर मीटर। वो जितना ज्यादा होगा रोशनी उतनी ज्यादा जाएगी, और जितना कम होगा कम। मतलब तेज धूप में निकालोगे तो एक्सपोज को कम रखते हैं, क्योंकि लाइट पहले से ज्यादा है। किसी अंधेरे में, डार्क रूम में, कम रोशनी में लेना है तो इसका एक्सपोज्ड ज्यादा करना पड़ता है, ताकि रोशनी प्रॉपर आ पाए और फोटो की क्लियरिटी बढ़ सके, इसलिए एक्सपोज कहते हैं उसको। चलिए लिखिए इसमें नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन, एंगुलर एपर्चर, उसी के नीचे लिख लो, लाइन मत खराब करो। एंगुलर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर। देखो एंगुलर कैसे निकालते हैं, नाम से ही आंसर है इसका। अच्छा इसका बताना जरा, मिरर में ये बताओ, ये वो तो सभी मिररों पर एप्लीकेबल है, ये सेंटर है इसका। अच्छा इसको क्या कहेंगे, अभी भी पढ़ के निपटे हो, लिनियर एपर्चर, और ये क्या है इसका? सेंटर। बेटा ध्यान से, यहां पर इसका डायग्राम का तरीका देखो, ये जो डायमीटर है ना इसका, सरफेस का, फिर से सुनो, सरफेस का डायमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बनाएगा, ये इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर एपर्चर। एंगल बनाता है। एंगुलर का मतलब ही यही है कि एंगल बनाया है किसने? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब एक्सट्रीम से दो लाइनें खींच दो, यहां पर जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल रहेगा, ये थीटा की जो वैल्यू आएगी, वो क्या कहलाएगी? एंगुलर एपर्चर। ध्यान से फिर सुने, लिनियर सीधा नपता है लाइन में, वो एंगुलर थीटा से नपेगा। ये रियल में एक एंगल होता है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कौन बनाता है? इसका डायमीटर बनाता है। मिरर का डायमीटर सेंटर ऑफ, अपने खुद के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उस वैल्यू को ही क्या कहेंगे? एंगुलर एपर्चर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिनियर में डायमीटर देखा जाता है ओनली, इसकी लेंथ देखी जाती है डायमीटर की, और एंगुलर में लेंथ नहीं, इसकी जो डायमीटर है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, इसलिए उसका नेम क्या पड़ा? एंगुलर। नाम से ही आंसर है। एंगुलर मतलब एंगल से रिलेटेड है, लिनियर मतलब लाइन से रिलेटेड। तो आप यहां पर ये जो एंगल बनेगा, मैं डायग्राम अलग से बनवा दूंगा अभी, उसे बोलते हैं। लिखो तो जरा, एंगुलर में लिख लीजिए डैश करके। एंगुलर एपर्चर लिखो आगे, एंगुलर एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, लिखो बेटा, एंगुलर एपर्चर ऑफ अ spherical mirror is the angular aperture of a spherical mirror is the angle, angular aperture of a spherical mirror is the angle subtended, 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 subtended at the center, subtended at the center of curvature, subtended at the center of curvature by the
center of curvature by the diameter of the spherical mirror. Diameter of the spherical mirror. Diameter of the spherical mirror. Full stop. चलो, दो डायग्राम बनाने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो होते हैं. लीजिए, एक को आधे आधे पोर्शन में बन जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट. बनाओ बेटा, उसमें मत बैठे बैठे मत रहा करो. 5 लाइन में बना लो या 3 में बना लो, जहां आपको सूटेबल हो. ये जो एंगल यहां पर बनाएगा, खास करके ये, इसे बोलेंगे एंगुलर एपर्चर. बना दो. मतलब जो एंगल बनता है ना, उसी को कहते हैं एंगुलर एपर्चर. ये पोल है जो मिड पॉइंट होता है. बेटा पढ़ते में ना बात देखो मत करा करो, आपका भी कंसंट्रेशन टोटल टूटता है. उसके बाद अभी कर लेना बाद में. बैक साइड में पॉलिश जरूर रखें, हर मिरर के राइट हैंड साइड. एलएचएस में मत कर देना, खराब हो जाता. गलत फिगर है पॉलिश का, स्पेशली कल 2 दिन से टोक रहे हैं कई लोग कॉनकेव में उल्टी पॉलिश कर रहे. ये गलत है, देखो फिर से देख लो. ये इस तरह टाइप से जो आप बना रहे हो अंदाजी में बातों में या कहीं और ध्यान लगा के, ये गलत है. पॉलिश कल भी समझाई थी, हमेशा सरफेस के राइट साइड होगी स्फेरिकल में, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो. दोनों फिगर बनने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. बनाइए. एक्सिस खींच दो, सेंट्रल ले लो. प्रॉपर स्केल जिन पे है बेटा, स्केल का यूज़ करा करें ड्राइंग करते में, ताकि लाइन स्ट्रेट रहें. देखो समझ आया क्या बोला, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, जिसे अपर लिनियर एपर्चर कह रहे हैं आप, ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल सबटेंड करता है, माने सबटेंडेड माने बनाना, जो भी सबटेंड करेगा उसी को हम क्या नाम से जानेंगे, एंगुलर एपर्चर. और ये लिनियर है. या इसको ऐसे बोले किसी वन वर्ड में, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय लिनियर एपर्चर इज कॉल्ड. फिर से समझिए, लिनियर एपर्चर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगुलर है. ये बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को क्या कहा आपने, लिनियर एपर्चर. तो हमने लैंग्वेज सिंप्लीफाई लिखाई सिंपल करके, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है वो जहां जो एंगल बनाता है. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर का ही तो नाम लिनियर है, तो इसे आप लिनियर ही तो कहा था, अभी वो रखा हुआ है. देखिए आप इसमें जाके, ये जो फिगर है ये देखो, ये इस फिगर का नेम क्या था अपना, लिनियर एपर्चर. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल बनाएगा, एंगुलर हो गया. चलिए नेक्स्ट लिखो, डेफिनेशन नेक्स्ट.
कौन सा है देखो, प्रिंसिपल फोकस, लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग इसमें डेफिनेशन में, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, प्रिंसिपल PRINCIPLE, प्रिंसिपल फिर FOCUS, प्रिंसिपल फोकस और फोकस। रुको जरा, पहले इसका मीनिंग समझना है, ड्राइंग नहीं करना अभी, ताकि लिखते में समझ आए। इधर देखो, दोनों मिररों के लिए जनरल बात होगी, ये पहले लैंग्वेज लिखी जाएगी तब फिगर ड्रॉ होंगे, अभी ड्राइंग नहीं करना है, देखना है पहले। देखो एक कॉनकेव का फिगर है और एक रफ फिगर है, मैं अभी इसको मिटा के दोबारा से अच्छे से काम करेंगे, इस पर समझाने के लिए बना रहे। आप ये बताओ सेंटर कैसे डिसाइड करोगे इसका, एक अप्रोक्सीमेशन तरीका, क्योंकि ऐसे बार बार आर्क से तो बनेंगे नहीं। एक सबसे अच्छा तरीका बेटा, राइटिंग रोक लो, डायग्राम नहीं बनने हैं, मना कर रहे, जल्दी मत करो, समझना बहुत जरूरी चीज़ है। आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताएं बिना किसी माथापच्ची के, कॉर्नर जो होता है ना, जो एंड पॉइंट, उससे 1-2 सेंटीमीटर नीचे रख के, ये अंदाज वाली मेथड बोल रहे हो, सक्सेस है। यहां से स्केल रख लो बिल्कुल सीधी सीधी, जिस पॉइंट पे रखने पर टच हो जाए कहना वही सेंटर है, झंझट ही खत्म। क्या बात बोली गई, सीधी आप स्केल ऐसे रखोगे, मतलब कॉर्नर है ना ये, आप तो यहाँ से कॉर्नर के 1 सेंटीमीटर नीचे ले लो, मतलब जैसे ये टच पॉइंट है, लेने को यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, यहाँ ये भी सेंटर है, पर कोशिश करो रेंज में गलतियां ना होंगी, एक आध अंदाजे से 1-2 सेंटीमीटर नीचे लेके ये इमेजिन करो कि लाइन खींचते, तो मैं कहता खींचते तो यहाँ आती, कहना बस ये सी, वरना रियल तरीका तो वही है कि वो आर्क लगाएं, पॉइंट रखें, इसको कोई कोई कितना भी खतरनाक बना ट्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस डायग्राम हो, और डायग्राम परफेक्ट बनते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम फिर बहुत कंज्यूमिंग होगी कि वो ये रखें सेंटर फिर लगाएं। अगर उससे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, देखो फिर तो एग्जैक्ट है ही आपके पास आर्क। मान लो आपने डी से बनाया, अब डी का रख के कर्व तो आ जाता है, अब डी के पास सेंटर कहाँ से लाओगे? ओ भाई यार रुका कर यार, बातें बहुत बड़बड़ करते हो यार तुम लोग, है ना, जगह बदलते नहीं हो, सुनते हो नहीं यार। जो एंगल मेजरमेंट करने का डी है उससे मिरर बन जाता है, आप रखिए जैसे खींच दो पीछे से। अब सेंटर में फंस रहे हैं, सर्कल बनाने वाले से खींचोगे तो बच गए, लंबा रेडियस ले लो, जिस जगह पॉइंट रखा है आपने जो लगा दिया तो पॉइंट ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। पर डी वाले का तरीका क्या है, वो भी सक्सेस है, एक्सेस खींच लो, लास्ट वाले पॉइंट से यहां से रख के इमेजिन करो कि स्केल अगर हम ऐसे रखें, ऐसे यूं यूं टच करके ऐसे रखें, तो जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वही हमारा क्या होगा, सी होगा। सेंटर की ये पहचान है, और उससे तो निकल ही जाता है। और सेंटर, और ये याद रखें, पोल के जस्ट मिड पॉइंट पर फोकस होगा, हमेशा बीचों बीच ही होगा। अगर ये डिस्टेंस 6 है तो फोकस 3 पे होगा, अगर 4 है तो 2 पे होगा, 7 है तो 3.5 पे होगा, मतलब फिक्स्ड है कि P और C का मिड पॉइंट, बेटा ध्यान से, वो क्या कहलाएगा, फोकस। अब ये तो हुई डायग्रामेटिक बात, जो कैलकुलेशन वाली बात है। हर मिरर में हम फोकस कैसे निकालेंगे, सन से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल रेज हम इस पर डालेंगे, सीधी सी कहानी बता रहे कैसे काम होगा इसका। प्रैक्टिकल में फोकस कैसे फाइंड करोगे, पेपर पे तो कोई भी ड्रॉ कर देगा, पी सी और बीचों बीच निशान लगा दिया। मान लो उन्होंने एक मिरर उठा के दे दिया, कहते साहब ये मिरर है, इसका फोकस बताओ। अब अपन कह रहे हैं साहब क्या करें इसका, आप उस मिरर को स्टैंड पे लगाइए और सनरेज पे रख दो, सनरेज को आने दीजिए उस पर। सनरेज ना हो तो फिर पैरेलल लाइट चाहिए, जहां से पैरेलल निकलती हैं, तरीके होते हैं उनके भी, वो भी आएंगे सब। तो पैरेलल रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जहां भी मिलेंगी वही फोकस है, और वो 101% पीओसी का मिड पॉइंट ही होगा। वहीं से तो पता चला कि मिड पॉइंट है, पहले से कोई नहीं जानता फोकस कहां है, किसी को नहीं मालूम मिरर में फोकस कहां है। उन्होंने इसका मेथड क्या ढूंढा, पैरेलल रे डालो, पैरेलल वाली रेज जिस जगह पर मिल जाती हैं उस डिस्टेंस को पोल से मेजर कर लो, दिस इज कॉल्ड फोकस, ये वाला। और जब उन्होंने मेजर करके देखा तो क्या देखा कि जितना पी और सी का था वो हमेशा आधा निकलता है हर केस में। तो फोकस को क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल वाली रेज आने दीजिए, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी का नाम प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस माने मिलना, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल रही हैं, इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस, शॉर्ट नेम इज फोकस। ये तो हुई कॉनकेव में। उन्हें कि कॉन्वेक्स में क्या करें, फिर से वही तरीका, पहले सेंटर फाइंड कर लो इमेजिन करके, कहना ये क्या तरीका बोला मैंने, वही स्केल रखेंगे सीधी सीधी, यहां से रख लो, नीचे से रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और आर्क से लगाया वो करके तो वही टेंशन ही खत्म है।
अब इस पर भी हम पैरेलल रे डालेंगे, तरीका वही है, रेज को तो पैरेलल ही लेना है फोकस के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर ऐसे खुद उठा हुआ होता है तो रेज को फैलाता है ऐसे में, तो ये फैलेंगी तो फैलते समय देखो कहां से अपीयर्ड होंगी, ये देखिए, ये डॉटेड तो ये बताता है कि यहां से देखने वाले को महसूस होगा कि मानो आ रही है, आई वाई कुछ नहीं है, यो आई थी यो चलेगी। सेम ऐसे ये वाली रेज आएगी यो चली जाएगी, अब कहां से आती हुई फील होगी वो, यहां से, ये देखिए। अब यहां पे देखिए क्या, अब हम लोगों ने डायग्राम बनाते में एक मिस्टेक करके दिखाई आपको, दोनों फिगरों में ध्यान से देख पा रहे हो, किस पे मिला दिया, सी पे, जबकि वो कहानी में कहां मिलती है, सी और पी के मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी मेरे को दोबारा डायग्राम ना खराब करना पड़े, मैं इसको एक करूंगा, हम लोग मैंने कहा ना मिटा के बनाएंगे, इसको एफ कहेंगे और यहाँ कहीं पे लेके कभी अंदाजे से सी कर दिया, लेकिन वो मेजरमेंट होके ही होगा। मतलब पैरेलल रे जिस जगह पर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं वही फोकस है, मेन कंसेप्ट रेज का है। अब बस ये रियल में देता है वो वर्चुअल है, वो इमेजिन करवाता है, वहां फील होता है कि ऐसा होता हुआ कुछ नहीं है, वो जो रियल है, जो सिर्फ ख्वाब देखता रहता है कि मैं भी मिरर हूं, मैं भी ऐसा करूंगा, करता वरता कुछ नहीं है यहाँ के, तो इसको फोकस कहते हैं। फोकस्ड का मतलब है मिलना। अब ये वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि इसके पॉलिश राइट साइड है तो रेज को लेकर फैला देता है, तो रेज तो रियल में आगे भाग जाती हैं और ऑब्जर्वर को देखने पर ऐसा फील होता है कि मानो ये रे यहां से आ रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखता है, ऑब्जर्वर कभी बेंडिंग में नहीं देख सकता। जैसे कहीं पे अपन विंडो में से देख रहे हैं तो हम सिर्फ विंडो की सीधी देख सकते हैं, यो नहीं देख सकते विंडो से आगे नीचे देख लें, खड़े खड़े झांकना अलग बात है कि गर्दन अपन जो करके जो कर रहे हैं अपन, ये नहीं, ऐसा काम नहीं। विंडो किसी कहीं भी देख लेना दूर से, कोई विंडो है कुछ है तो उसमें सिर्फ आप उस रेंज में देख सकते हो उसकी में, दैट इज स्ट्रेट। अगर हम बेंड में देख पा रहे होते तो फिर गेट ओपन करने पर जो साइड में खड़े रहते उनको क्यों नहीं देख लेते अंदर से, दरवाजा खोलोगे सामने तो दिखेगा, लेकिन उस दरवाजे से हटके जो लोग खड़े होते हैं लेफ्ट राइट में उन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट चलती हैं और हम लोग सिर्फ कहां देख पाते हैं, स्ट्रेट। इसलिए ये ऑब्जर्वर भी स्ट्रेट ही देखेगा, तो रियल में तो रे चली गई आगे, उसे ऐसा फील होगा कि मानो कहां से चली आ रही है, फोकस से, इसलिए इसे वर्चुअल कहते हैं। जो पॉलिश के पीछे बनती हैं उन्हें डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग रियल में होके आती है इनको कहते हैं रियल। ये रियल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। ये कोडवर्ड होती है लैंग्वेज कि कभी भी लाइट रे पॉलिश क्रॉस नहीं हो सकती। यहां देखिए, यहां पड़ी पॉलिश तो पीछे थी, यहां आ गई, अब यहां पॉलिश रे की डायरेक्शन में है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस चली गई, अब ये वापस थोड़ी आएगी, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा मानो कि ये रे कहां से चली आ रही है, यहां से चली आ रही है, फील होगा उसको जाके। जैसे कई लोग इंप्रेशन झाड़ने के लिए क्या कर देते हैं, किसी मान लो एमएलए मिनिस्टर के जाए, भले ही झाड़ू लगाते हो, किसी दूसरे को बुलवा लिया बाहर, देख मेरा मंत्री घर आना जाना है, ये थोड़ी दिखा रहा है अंदर बर्तन धो रहा है कि जी कर रहा है जो, उसको क्या पता चलेगा भाई, अंदर तो वो देखा नहीं, वो तो देखता रहा है जो आ रहा है, अरे साहब देखो, वही हाल यहां हो रहा है। लाइट रे से क्या कह रहा है, फोकस पर है, फोकस पर गई नहीं रे, लाइट रे तो चली गई है, बस ऐसा यहां से अपीयरेंस दे रही हैं स्ट्रेट होने की वजह से कि मानो ये कहां से चली आ रही है, फोकस से आ रही, ये रियल है, ये रियल करेगा ये। तो पहचान करने का क्या तरीका है, स्फेरिकल मिरर पर आप तो पैरेलल रे डालिए, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करें और अपीयर्स टू मीट, या तो मिल जाएं या मिलती हुई महसूस हो, फील हो, उस पॉइंट को ही फोकस कहेंगे। और मेजरमेंट करने पर ये जो वैल्यू निकलती है बेटा, जिसका हाफ होता है, ये इस डिस्टेंस को आर कहोगे, और फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ होती है, तो रिलेशन ये है कि एफ हमेशा r/2 होता है, हमेशा फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होगी। अगर इसे फोकल लेंथ है तो जो फोकस के सिमिलर है, रेडियस है तो सेंटर के सिमिलर है, तो आप देख सकते हो कि फोकस हमेशा सेंटर का आधा डिस्टेंस होता है। तो जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ड्राइंग करेंगे ऑन पेपर, तब इस बात को प्रिकॉशन लेके करेंगे कि जो भी हमारा सी और पी का डिस्टेंस है स्केल में, उसका आधा डिस्टेंस ही फोकस होना चाहिए, वरना रे डायग्राम गलत। हाँ, माइनर से फर्क कोई नहीं पकड़ पाता, 1 सेंटीमीटर को कोई ट्रेस नहीं करेगा चेकिंग में, क्योंकि ना वो स्केल लेके बैठते ना कुछ है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल आंखों से दिखाई दे जाए। अब जैसे ये है, अब सेंटर यहाँ अलग ही बाउंस दिख रहा है कि सेंटर बताओ, यहाँ से अगर हम लाइन खींचते सीधी, ये देखो ऐसे पता चल जाता है,
ये तो मैं खुद ही कहा रफ फिगर है अभी, लेकिन क्यों यहाँ मिस्टेक क्यों करके दिखाई कि किसी ने अंदाजे में इसको एफ और इसको सी कर दिया, तो क्या गलती। अब अपने को लगता है कि चेकर को कैसे ट्रेस हो गया, वो सब तरीके जानता है जैसे हम लोग आपको सिखा रहे। अब सेंटर का तरीका ये होता कि यहाँ रखते और इसको टच करते तो यहाँ कहीं आता, यहाँ भी करता तो झेल जाता, फिर भी एक गलती थी। फोकस इतना पास कैसे हो गया। फोकस कहाँ होना चाहिए, इसके ये जो डिस्टेंस है उसके ठीक कहीं बीच में होना चाहिए, सेंटर के हाफ पे ही होगा। इसलिए पहले हम लोग सी और एफ डिसाइड करेंगे, तब रेज को रे डायग्राम में बनाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल तरीका क्या है, पहले मिरर रखते हैं, उस पर रेज डालते हैं, और वो रेज जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं उसे पोल से लेके स्केल की हेल्प लेके इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लीजिए, इसको ही फोकस कहेंगे। और वो मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो हमेशा सेंटर और पोल के जस्ट बीचों बीच ही ऑटोमेटिक मिलती हैं। मिरर बनते ही इस टाइप से हैं, लेकिन रे डायग्रामों में तो हम लोग खुद अपने हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन लेके करने होते हैं। लैंग्वेज इसी की लिखी जाएगी, पहले लैंग्वेज लिख लो फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पूरी लैंग्वेज डायग्राम की है। फोकस में लिखो बेटा, स्टार वो है बेटा, इसमें कुछ डेफिनेशन पर टिक करो, मैं बता दूं। एक तो शुरू से देखना डायग्राम के नीचे जो कल लिखाई थी, एक तो कर लो आप फर्स्ट नंबर पोल की शुरू की 3 कर लो, 1 2 3, और फिर कर लो आप ये प्रिंसिपल फोकस को, जो अभी अब लिखाने वाला हूं उसको, शुरू की 3 जिसमें पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 3 जो हो गई, और एक ये प्रिंसिपल फोकस और फोकस लिखो। अ पॉइंट, फोकस के लिए बात हो रही है, अ पॉइंट लिखो बेटा, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लिखो अ पॉइंट, लिखना चालू करो बेटा इसमें प्रिंसिपल फोकस में, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis, where the rays of light parallel to the principal axis meet, MET, principal axis meet or appears to meet, फिर सुन लें, rays of light parallel to principal axis meet or appears to meet after reflection from the mirror, appears to meet after reflection from the mirror is called, principal focus, full stop. It is, लिखो, it is denoted by कैपिटल लेटर का F बना दो इन्वर्टेड कॉमा में, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर में F, फोकस की स्पेलिंग का लेटर है। अब 2 डायग्राम फिर से बनने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जो भी बताया, अब बहुत तरीके से बनेंगे, फ्रेश डायग्राम होंगे। लीजिए कर्व बना लो सबसे पहले दोनों तरफ, आधे आधे पोर्शन पे, एक लेफ्ट एक राइट लो। जो डायरेक्टली यहाँ फेयर पे किसी कारणवश नहीं बना पा रहे भैया, रफ पे बनाओ, फिर जगह छोड़ोगे, पर डायग्राम डेली का डेली रहेगा। पहले तो इतना फिगर बनाओ, मेरे साथ में बनाओगे तो आपको थोड़ा फ्लो आ जाएगा काम करने का। ऐसे करते हैं, पहले दोनों के पॉलिश इमीडिएट करना, एक फिगर पे से तब आप अपना पेन हटाएंगे, पेंसिल, जब तक कि पूरा ना हो जाए। पॉलिश है, एक्सेस है, पी है, और इसका सेंटर भी डिसाइड कर लो लगे हाथ, वो स्केल रख के, ये कॉर्नर से थोड़ा रखो, और लाइन मत खींचना, बस इमेजिनेशन जो रखो, सीधी लाइन खींचे तो कहाँ टच होगी, कहना यहाँ कहीं हो रही है। मेरे फिगर में आपको इस पे स्केल ऐसी रखना सीध में कि ये मानो लाइन खींचते तो कहाँ टच होती, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर, बाकी कॉर्नर भी रखोगे तो चल जाता है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर रख लो अंदाजे में, और सीधी लाइन पे देख लो, बस लाइन मत खींच देना, लाइन नहीं खींचना, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ।
सिर्फ ये इमेजिन करो कि लाइन खींचती है तो कहां टच होती है, बस उस पॉइंट का नाम लगा दो सेंटर। लाइन गलती से भी नहीं खींचना। अच्छा, अब दिन दोनों का मिड पॉइंट एफ बना, क्योंकि ड्राइंग अभी मैनुअल हो रही है, हाथ से कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है उसका। ये एक पॉइंट यहां लगा लो, इसका नाम दे दो इधर एफ। ठीक है, अब रेज को पैरेलल इंसिडेंट आप करवा दीजिए। जो रेज हैं उनको पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। जी लीजिए, एरोज ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट का नेम है फोकस। एरो इमीडिएट लगाना है ना, ताकि मिस्टेक्स ना आए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं रे। बैक साइड पॉलिश करो पहले दोनों मिररों पे। पी और सी का मिड पॉइंट ही फोकस बनता है। दूसरा फिगर भी बनेगा कॉन्वेक्स का। एरो आते समय और जाते समय, माने इनकमिंग, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ऐसे एरो लगते हैं। इस एफ को कहीं भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, ये पॉइंट एफ है। सेम यही काम यहां करो, सेंटर डिसाइड करो इसका, वही स्केल रख के बस पॉइंट लगाना है, लाइन मत खींच देना, बस ऐसे रख के देख लो कहां आता है, कहना ये आता है। बेटा बातें नहीं करो यार, ध्यान से सुनो। और सी और पी का जो मिड पॉइंट है वो फोकस होगा। ये रेज है ना, देखो जी, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक बार जरा इसका और देखो जी, इसका फ्लो कॉन्वेक्स का। बेटा यहाँ देखो, जिन्होंने देख नहीं पाया, मैं एक रे को समझा देता हूँ, बेटा ध्यान से थोड़ा देखो। मान लो मेरा ये फोकस है और इधर कहीं सी होगा, ध्यान से देखना जरा। बनाते समय आप क्या करो, यहां से पहले डॉटेड फॉर्म ऐसे ले लो, ऐसे स्ट्रेट में, यहां से ये, और इसी पॉइंट से इसके पैरेलल यूं, और ये ऐसे सेम ऐसे ये, पर यहां से ये वो बन जाएगा। होता ये आती ही यूं चली जाती। अब कहां से, अब लेकिन उसी स्केल पर पीछे डॉटेड पाथ है। पॉलिश के पीछे हमेशा डैश डैश करके लेना है, डॉटेड रास्ते में बना दीजिए, दोनों बनेंगे। स्केल बेटा ले लो, एक आध दो डायग्राम नहीं है अभी, बहुत जरूरत पड़नी है। आप जुगाड़ों से डॉट वगैरह से खींचते हो, दिक्कत वाले काम है। हाँ, लैंग्वेज जरा ध्यान दो इसकी, फोकस की।
जल्दी करो जी, डेफिनेशन खत्म हो जाए टॉपिक। क्या बोला गया इसमें? इस लाइन का नाम क्या है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां भी लिख दो कहीं एक जगह, प्रिंसिपल। वो तो लिखो या ना लिखो, सेंटर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ही है। वो तो कहीं जहां जगह मिलती है वहां लिख लो, जरूरी नहीं हम इधर लिखें। इस लाइन को यहां लिख दो मार्क करके डाउन में, और ना भी लिखोगे तो भी वो तो अंडरस्टूड है। पी जरूर दिखाओ, पोल। पी कहाँ है भाई दोनों मिररों में? कॉनकेव का पी कहाँ है? मिल गया। अच्छा, क्या वो लैंग्वेज क्या बनी इसकी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करें और एपियर्स टू मीट, ये डैश डैश क्या बताता है कि ये रेज कहां मिलती हुई फील होंगी? ये ऐसे एपियर्स का साइन है, एपियर्स टू मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। लैंग्वेज जरा रीड करना, दोनों फिगरों से मैच कर रही है कि नहीं। बेटा बात नहीं करो यार, 3-4 मिनट और दे दो, बस फिनिश हो रहा है टॉपिक। पूरी लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज फर्स्ट फिगर की है, पहली लैंग्वेज फर्स्ट फिगर की है, दूसरे में दूसरे की है। आ गया बेटा? आपका डायग्राम गलत है, देखो गलती। ये एक डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन है, जैसे डॉट डॉट है उसी में ये है। रे डायग्राम गलत, मतलब स्केल ऐसी रखो कि एक बार में डैश डैश और वो एक बार में निपटा लो, बार बार स्केल मत हटाया करो। चलो अगली डेफिनेशन। तभी मैं कहता हूँ यहाँ रफ पे बना लो, आपसे उतनी स्पीड नहीं मेंटेन होती, रफ पेपर पे बनाओ, उतनी लाइनें फेयर पे छोड़ दो, उसे घर पे ड्रॉ कर लो। और जो आलसी लोग हैं वो तो फिर यहाँ करेंगे ही नहीं, तो घर पे तो पता ही नहीं उन्हें। चलो नेक्स्ट नंबर पे लिखो डेफिनेशन, फोकल लेंथ। डेफिनेशन नेक्स्ट, फोकल लेंथ। देखो इस नाम से ही आंसर है, फोकस तक की जो लेंथ है, पोल से लेके फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ है। इतना डिस्टेंस। अरे मिरर में डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? पोल से। पोल से सेंटर तक रेडियस, और पोल से लेके फोकस तक की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ, और सिंबल इसका ये रहता है। अच्छा ऐसे नहीं बनाना, ये डिजाइन को आड़े आड़े तिरछे डिजाइन के, ये सब गलत है। इंटीग्रेशन जैसा साइन, और ये है ना स्मॉल लेटर का है, और कैपिटल होगा तो फोकस है। लिखो फोकल लेंथ में लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, the distance between the pole and focus of a, distance between the pole and focus of a spherical mirror, pole and focus of a spherical mirror is called, spherical mirror is called, its focal length called, its focal length full stop, it is denoted by, it is denoted by, और ये बना दो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा एफ और ये लो और फुल स्टॉप, ये रखा। इट इज डिनोटेड बाय एफ। अब फोकल लेंथ में भी सेम फिगर बनेंगे, बस नीचे एक चीज और मेंशन हो जाएगी इन्हीं फिगरों में, ऊपर वाले में नो चेंज। इसमें अब दोबारा से ऐसी डायग्राम बनेंगे, और यहां से लेके यहां तक क्या ऐसे दिखा देंगे हम लोग एफ। डायग्राम सेम है, बस अब ये डिस्टेंस और मेजर हो गया। फोकस का है तो इसको शो मत करो, यही फोकस के डायग्राम है और यही किसके हैं? फोकल लेंथ के हैं। बनाओ डायग्राम तो बना ही दो, फिर लास्ट है इसके बाद तो डेफिनेशन। ड्राइंग करो दोनों की, दोनों फिगर जितने दिख रहे बेटा वो तो बनाओ, सेम फिगर बनाओ पहले इतने। उस फिगर में कोई चेंज नहीं करना, उसमें कुछ नहीं दिखाना, फोकस का फिगर है वो। ये दोबारा बनाइए दोनों। उसी डायग्रामों की झंझट से पहले अपन लोग निजात पा रहे हैं कि भैया डायग्राम का टेंशन खत्म हो जाए। सेम फिगर ड्रॉ कर दो, डी रखा करो, थोड़ा हाथ फास्ट चलेंगे वहां भी बचे रहोगे।
फोकस तक की जो लेंथ है पोल से लेकर के एफ तक, ये डायरेक्शन देख के पी से लेके एफ तक, ये पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है, बस वो डिस्टेंस मेंशन करना है फोकस के लिए। पॉलिश पीछे करना अगर छूट गई तो एग्जाम में भी वो छूटेगी, क्योंकि आपका हाथ अलग अलग डायरेक्शन में भागता है। पहले एक फिगर को कंप्लीट रखा करो, खासकर पॉलिश वगैरह के केस में। और रेज खींचो तो इमीडिएट एरो आते समय और जाते समय, ये दो बातों पर ध्यान रखो बस अच्छे से। चलो लास्ट डेफिनेशन लिख लो, फिर बना लेना, वे मिटाऊंगा नहीं इन फिगरों को, अभी नीचे बना लेना, उतने ही रहेंगे। लिखो लास्ट डेफिनेशन होगी, लिखो फोकल प्लेन, अभी बना लेना बैठ के ताकि ये हेडेक यहाँ से खत्म हो जाए। लिखो फोकल प्लेन, FOCALPLANE। देखो इसका भी मीनिंग समझो। अच्छा ये बताओ, जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, सेंटर से या फोकस से? हेडिंग के अकॉर्डिंग फोकस से। नाम क्या है इसका? फोकल प्लेन। जैसे मान लो ये सेंटर है, ये फोकस है, बेटा ध्यान दो। फोकस से होकर ये जो प्लेन हम पास करेंगे, जो इमेजिनरी लाइन जो कि 90 का एंगल बनाएगी यहाँ पे, इसी का नाम है फोकल प्लेन। इस लाइन को फोकस से होकर जो इमेजिनरी प्लेन पास होगा, स्टडी करने के लिए अगर हम फोकस से एक लाइन पास करते हैं तो ये जो पूरी जो लाइन होगी, इस पूरी लाइन का नाम क्या होगा? फोकल प्लेन। जैसे मान लो एक पर्दा है कि उस पर रॉड पे लगा हुआ है, रॉड को अगर एक फोकस की तरह माने तो उससे जो पर्दा लटका हुआ है वाई एक्सिस पे पूरा, वो क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन। वो एक प्लेन है, जगह है। तो फोकस से होकर जो इमेजिनरी प्लेन पास होगा, कल भी समझाया था आपको कि अगर ऐसी लाइनें आ जाएं तो इमेजिनरी कहिए और ऐसे आ जाएं तो रियल कहिए। जो रियल है वो रियल की तरह रहेगी, डैश डैश है वो इमेजिनरी की तरह रहेगी। और कितने का परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर इसी फिगर में हम एक गलती करें, यहाँ पे कॉन्वेक्स में देखिए मिस्टेक, कि फोकस से यूँ पास कर दें, ये फोकल प्लेन नहीं है। फोकल प्लेन बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन, वो लाइन फोकस से पास होनी चाहिए, और नंबर दो कि प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। तभी फोकल प्लेन कहेंगे, अदरवाइज फोकल प्लेन नहीं कहेंगे। फिर तो नॉर्मल कहोगे लाइन ड्रॉ। फोकल प्लेन टर्म यूज होने के लिए 90 का एंगल कंपलसरी है और फोकस से पास। दो कंडीशन एक साथ हो जाए और वो कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आप डायग्राम को समझ लो। जब जब आप फिगर देखोगे खुद समझ आएगा कि हाँ फोकस से पास हो रही है ये, और कितने का एंगल है? 90 का। लिखो फोकल प्लेन में लिखिए डैश करके। मतलब ये जो फोकल प्लेन आपको कह रहे हैं एक रॉन्ग फिगर है, क्योंकि 90 का एंगल नहीं है। लिखिए इसमें द इमेजिनरी प्लेन, फोकल प्लेन में लिखो द इमेजिनरी प्लेन passing through focus, the imaginary plane passing through focus and perpendicular to principal axis is called focal plane perpendicular to principal axis is called focal plane, full stop। चलो डायग्राम की ड्राइंग करते हैं। इसमें भी दो, ये नीचे वाले सिंपल है, कोई रेज नहीं है इसमें। एक तो लेफ्ट बनेगा, एक राइट बनना है। ये नीचे वाले बनेंगे फोकल प्लेन में। ऊपर का भी बना लेना, वो रखा हुआ सामने, पहले ये बना लो। सिंपल फिगर है, ज़्यादा वैसे नहीं है।
ये बना दीजिए फोकल प्लेन में फिगर से। पहले ये बना लो, फिर ऊपर के किसी के रह गए तो वो बना दो, फोकस वाले, फोकल लेंथ के, सॉरी। पहले ये वाले बना दो, फिर फोकल लेंथ में ये बना दो। डेफिनेशन देखो कंप्लीट हो गई होंगी पूरी जो पूछी थी। फोकस से जो इमेजिनरी प्लेन पास होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सेंटर लाइन का क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फिर भी किसी को एक जगह लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये जो लाइन होती है वही प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बस ड्रॉ कर लो, कंप्लीट हो गया टॉपिक।